नमस्ते दोस्तों, मैं हुकमचंद राठौर और मैं सीधे सट्ट बात करना चाहता हूँ। हम संधि पे चलेंगे और कृषि पर्यवेक्षक में संधि एक ऐसा टॉपिक है, या मैं कहूँ कृषि पर्यवेक्षक नहीं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में या हिंदी के लिए संधि की बहुत अत्यंत आवश्यकता है, या यूँ कहें हम आधारशिला है। यानी कि जिसको संधि आती है, संधि पे बेस्ड सारे टॉपिक है। यानी कि हिंदी में जो है वो संधि मेन है। अगर आपको संधि आती है तो समास कर लेंगे, समास आते हैं तो उपसर्ग कर लेंगे, और संधि आती है तो प्रत्यय हो जाएंगे, संधि आती है तो आपके उपसर्ग हो जाएंगे, संधि आती है आपको तो पर्यायवाची हो जाएंगे। यानी कि ये सारे टॉपिक किस पे रिलेटेड है? संधि पे। और ये सारे आपके पाठ्यक्रम में है। तो संधि अगर आ गई है, संधि हमारे दिमाग में बैठ गई, संधि हमें आती है, तो ये मान लो हमें 50% हिंदी से, ये कृषि पर्यवेक्षक में 50% हिंदी आ गई है। यहाँ तक कि संधि से ही हम शब्द शुद्धि करते हैं, संधि से ही हम वाक्य शुद्धि करते हैं। जो कुछ है हिंदी में संधि है, ये नहीं कहूँगा मैं। फिर इनको समझना एक बड़ी बात नहीं है। अगर हमें संधि समझ ली तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें वैसे ही समझ में आ जाएगी। तो आज हम संधि उठाते हैं। संधि क्या कहते हैं, क्या होती है, किसे कहते हैं, कैसे काम करती है। संधि से हमारा पूर्व ज्ञान है। संधि हमने बचपन में पढ़ी है, लेकिन वह केवल परीक्षाएं पास करने के लिए थी। ये आपको नौकरी लेने के लिए, पैसे लेने के लिए है। तो हमें थोड़ा डीपली भी जाना पड़ेगा। अब हिमालय नहीं टूटेगा। अब संधि, अभी संधि का नाम आता है तो आपके परिभाषाएं जैन में उठ रही होगी, लेकिन यहाँ अगर शब्द का, जो भी शब्द है हिंदी में, अगर उसका शाब्दिक अर्थ समझ में आ जाता है, अगर हमें संधि का अर्थ पता है, तो फिर हम आदि पार पा जाएंगे। कोई सा भी टॉपिक हो, अगर हमें अर्थ पता है तो हम जान जाते हैं, सीख जाते हैं कि ये क्या बनेगा। तो संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संधि हम किसको कहते हैं? मेल को कहते हैं। मेल, मिलना, जोड़ना, जोड़ को कहते हैं, योग को कहते हैं। यानी कि अगर कहा जाए कि संधि शब्द का अर्थ क्या होता है, तो मेल जोड़ योग होता है। मेल जोड़ योग होता है। आरंभ में, यानी कि संधि का शाब्दिक अर्थ है मेले जोड़े योग है। अब जोड़ना है मेल, मेल कैसे करेंगे, या जोड़ कैसे करेंगे, योग कैसे करेंगे? तीनों की पहली प्राथमिकता है। जोड़ में क्या होता है, जोड़ की क्या आवश्यकता है, या मेल की क्या आवश्यकता है, या योग। अब इसमें सबसे जरूरी क्या है, जोड़ की क्या आवश्यकता है? में दो वस्तुएं जोड़नी है। अगर अभी संधि को भूल जाओ, केवल ध्यान में जोड़ रखो या योग रखो। अब जोड़ने के लिए क्या आवश्यकता है? दो चीजों का होना। दो होगा तभी तो जोड़ेंगे। एक को तो कैसे जोड़ेंगे, एक का मेल कैसे करेंगे, एक का योग कैसे करेंगे? तो संधि के लिए सबसे आवश्यक है दो का होना। अब मान लीजिए ये दो धागे हैं, ये पहला धागा है, ये दूसरा धागा है। इन दोनों धागों को जोड़ना है तो वो क्या कहलाएगा? संधि कहलाएगा सामान्य शब्द में। फिर इसके, अब ये दोनों धागे हैं, अब ये दोनों धागे जोड़ने हैं तो जोड़ने के भी कुछ नियम होते हैं। कुछ लोग ऐसे जोड़ देते हैं तो ये संधि नहीं कहलाएगी। संधि में क्या है, मान लीजिए ये पहला धागा है तो ये पहले धागे का अंतिम मुंह और दूसरे धागे का पहला मुंह, ये दोनों मुंह जुड़ेंगे, और जुड़ने से दोनों के क्या बीच में क्या पड़नी जरूरी है? गांठ। और ये गांठ ही हिंदी में क्या है? संधि है। यानी कि गांठ का मतलब है विकार। विकार होना जरूरी है, परिवर्तन होना जरूरी है। इस आकार में परिवर्तन हो गया तो ये क्या है? संधि है। अब जैसे ये पहले, अब यहां धागे वागे तो कहने की बात थी, हमें को जोड़ने क्या है? शब्द। और शब्द काय का बना होता है? वर्ण का। पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, यानी कि एक वर्ण इधर का, एक वर्ण इधर का, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो इसे हम क्या कहेंगे? दो वर्ण। यानी कि दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से या दो वर्णों के जोड़ से जो विकार, ये गांठ, गांठ को हिंदी में कहते हैं विकार। विकार वो बोलते परिवर्तन को। यानी कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। और यहाँ से प्रश्न बढ़ जाता है, यहाँ विकार का मतलब क्या है? परिवर्तन। या मैं सीधा सा उदाहरण लूंगा, ये रामधन अनुज। अब ये रामधन अनुज है मित्रों,
तो ये म में क्या है, यहाँ लास्ट वर्ण क्या आ रहा है, अ, और ये दोनों अ जुड़ेंगे और आ हो जाएगा, यानी कि क्या हो गया, ये रामानुज हो गया। अगर इसको बोलते हम रामानुज, रामानुज, और ये जोड़ने के बाद क्या हो गया, रामानुज, यानी कि यहाँ उच्चारण में भी विकार यानी कि परिवर्तन हो गया और लेखन में भी परिवर्तन हो गया। तो संधि के लिए जरूरी है उच्चारण या लेखन में परिवर्तन होना। अगर मान लीजिए आजकल विकार नहीं हो रहा, दो शब्द है, वर्ण तो रहेंगे लेकिन दो शब्द जैसे के जैसे मिला दिए गए, तो फिर वो संधि न होकर क्या हो जाएगा, संयोग हो जाएगा। क्योंकि आजकल जोड़ने में टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल करते हैं। अगर गांठ नहीं पड़ी तो ये संधि नहीं होगा, ये कंडीशन कहलाएगी संयोग की। जैसे रामधन चरण, इनको जोड़ा जाए तो रामचरण, कोई विकार नहीं हुआ। जब विकार नहीं हुआ तो ये कंडीशन कहलाएगी संयोग की, ये स्थिति कहलाएगी संयोग की, और ये कहलाएगी संधि की। यानी कि संधि में क्या होना जरूरी है, विकार होना जरूरी है, परिवर्तन होना जरूरी है। अब ये चीज पढ़ ली हमने और मैं समझता हूँ आपके समझ में आगे होगी। लेकिन यहाँ से प्रश्न कैसे उठता है मित्रों, आजकल क्या है, प्रश्नों का पैटर्न बदल गया। तो यह दे देगा कि निम्नलिखित विकल्प में से या निम्नलिखित प्रश्न में से संधि नहीं है, ये सा प्रश्न दे देगा, या है जो भी है। यहां दे दिया उसने निम्नलिखित विकल्प में से किसी के, निम्नलिखित प्रश्न में से संधि नहीं है, यानी कि प्रश्न गलत ले लिया मित्रों, विकल्प होना चाहिए। निम्नलिखित विकल्प में से संधि नहीं है, यानी कि किस विकल्प में संधि नहीं है। अब ऑप्शन में ये चार आ गए, जैसे ये आ गया मध्वरी, दूसरा आ गया ये अरावली, तीसरा आ गया अनुनुनासिक, और चौथा आ गया मेघाच्छादन। अब यहां से पूछ रहा है वह प्रश्न कि किस विकल्प में संधि नहीं है, यानी कि एक ऐसा विकल्प है, एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें संधि का प्रयोग नहीं हुआ। तो किस में नहीं हुआ, प्रश्न ध्यान से पढ़े, फिर विकल्प पढ़े। और आजकल ये चीज ज्यादा जरूरी है, आप अंडरलाइन कर लेना, संधि नहीं है, क्योंकि आजकल एक प्रश्न में है पूछता है, एक में नहीं पूछता है, तो दिमाग घूम जाता है। तो आपको दिमाग नहीं घुमाना, आप बिल्कुल आराम से इजीली जो भी आपको लगे उस पर अंडरलाइन कर लेना, फिर बाद में बात करना है, पता चले कि प्रश्न क्या कह रहा है। अब यहाँ कह रहा है संधि नहीं है, तो ये मधुवरी ये टूटेगा मधुधनारी में। हालांकि हम देखेंगे ये मधुधनारी में क्यों टूटा, जब हम संधि विच्छेद की बात करेंगे तब इसकी बात करेंगे। ये अरावली इसमें टूटा, अर्धनवली में, ये मेघधन छादन में, और ये टूटा अनधन अनुनासिक में। तो किस में विकार नहीं हो रहा, अनधन अनुनासिक में नहीं हो रहा, तो इस सी विकल्प में कोई संधि नहीं है। हम आगे बड़ी बड़ी संधि पढ़ जाते हैं, लेकिन प्रश्न कहाँ से आता है, आरंभ से ही आ जाता है। और आपके तो 15 प्रश्न आएंगे और टॉपिक 13 है, तो किसी भी टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न नहीं आएंगे, और छोड़ना है नहीं, इसलिए हमारे लिए हर टॉपिक प्रमुख है। तो ये यहाँ से प्रश्न आ जाता है। अब हम बात करते हैं संधि की परिभाषा की। संधि की परिभाषा जो अभी हमने देखी थी, दो धागे के जोड़ने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अब यहाँ से देखने लग जाते हैं कि संधि क्या है, परिभाषा क्या होती है संधि की। दो वर्णों के, दो वर्ण जोड़े थे तो दो वर्ण हो गए, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, और विकार उच्चारण में भी हो सकता है, लेखन में भी हो सकता है। उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। ये परिभाषा लिखती है। अब परिभाषा लिखने से ही काम नहीं चलेगा, क्योंकि परिभाषा खाने की पत्तल होती है, परिभाषा से सीधा प्रश्न नहीं पूछा जाता। लेकिन जैसे खाने की पत्तल में इंपॉर्टेंस किसकी होती है, पत्तल की होती है, वैसे ही वैसे हमारे हिंदी में भी परिभाषा का महत्व है।
अब यहाँ दो वर्णों के मेल से सबसे पहले तो देखो इसमें वर्तनी अशुद्धि है क्या, कोशिश करो, क्योंकि परिभाषा बचपन से जानते आए हो, मैंने कुछ नया नहीं किया। दो वर्णों के मेल से, अब यहाँ जो वर्ण है बहुवचन है, तो बहुवचन होते ही क्या हो जाएगा, ये बिंदी लग जाएगी, अनुस्वार लग जाएगा। यानी कि जहां भी अनुस्वार आए यहाँ ये लगा दो, क्योंकि हमारे शब्द शुद्धि भी है, इसलिए ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि जहां भी बहुवचन होगा वहां क्या लगा देंगे हम, अनुस्वार लगा देंगे। और अनुस्वार अगर यहाँ से नहीं, बहुवचन से नहीं पता चले आपको, तो बहु अनुनासिक या बिंदी कहाँ लगेगी, इसको हम हिंदी में अनुनासिक बोलते हैं। ये कहाँ लगती है, जहां भी मुख से हवा आती है, मुख से तो हवा आती है तो क्या सामान्य शब्द हो जाता है, लेकिन मुख के साथ साथ किससे हवा है, नाक से, तो वहां बिंदी लगेगी। आप देखो ये जैसे ही वर्णों बोलोगे तो आपके नाक से भी हवा आ रही, और जहां भी नाक से हवा है वहां क्या लगेगी, बिंदी लगेगी। अब लास्ट वाला देख लीजिएगा, ये है। अब हमारे पास तीन है हिंदी में, एक तो है और ये तीन है। आपने देखे भी होंगे, काम में लिए भी होंगे, या ध्यान नहीं दिया होगा। ये तो है पुकारना, किसी को पुकारते हैं तो ये बोलते हैं। ये है जो बीच वाला है, ये एक वचन की सहायक क्रिया है, और ये है बहुवचन की सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब। बहुवचन की सहायक क्रिया में यह का प्रयोग अब कहते हैं, बहुवचन आ रहा है तो यहां क्या लगेगा, बिंदी लगेगी, यहां क्या लगेगा, अनुस्वार लगेगा। तो मित्रों ये ध्यान रखिएगा, और प्रश्न यहां से उठ ले, क्योंकि हमारे वाक्य शुद्धि भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और हमें वो भी नहीं छोड़ना है। अब इसमें जैसे लिख लेते हैं, ये यहाँ से हम केवल औपचारिकताएं निभा रहे हैं, प्रश्न यहाँ से कम पूछा जाएगा। प्रश्न जैसे ये हिम धन अद्री बराबर हिमाद्री, यानी कि ये धन बराबर क्या हो गया, आ हो गया, और ये यहां से हमने क्या कर दिया, हिमाद्री कर दिया, धन बराबर आ यानी हिमाद्री। अब ये संधि की परिभाषा हो गई। अब संधि, संधि के तीन भेद होते हैं, सीधी सी बात है, मैं सीधे टॉपिक पे आ जाता हूं कि संधि के तीन भेद होते हैं। ये यहां पूर्ण विराम नहीं लगेगा, ये स्वर संधि, स्वरों को जोड़ेंगे, व्यंजन संधि, व्यंजनों को जोड़ेंगे, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि विसर्ग के साथ होगा। अब स्वर संधि की बात करें तो जो परिभाषा संधि की है वही किसकी हो जाएगी, स्वर संधि की हो जाएगी, क्योंकि हम वर्णों के स्थान पे क्या कर देंगे, हम स्वर कर देंगे। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। वर्ण की जगह हमने क्या करा, स्वर संधि कर दिया, तो यहाँ ये स्वर संधि हो जाएगा। स्वर संधि की परिभाषा क्या हो जाएगी, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। यहाँ स्वर संधि जोड़ देंगे तो स्वर संधि हो जाएगा। और हम बिल्कुल पहले भेद पे चलते हैं, स्वर संधि पे चलते हैं। स्वर संधि कहते हैं, अब स्वर संधि कहते हैं तो संधि में सबसे जरूरी है, और यहाँ से जब आरंभ में प्रतियोगी परीक्षाएं आरंभ हुई, पहले तो मेरिट बेस चलता था, सीधे जिसके नंबर ज़्यादा आते थे उसका चयन कर लेते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे संख्या बढ़ी, बच्चों की, प्रतियोगियों की संख्या बढ़ी, वैसे वैसे परीक्षाएं आयोजित हुई, और परीक्षाओं में भी कठिनता का स्तर आ गया। पहले यहाँ सीधा प्रश्न पूछा जाता था किस शब्द में स्वर संधि है, या स्वर संधि का उदाहरण है, या स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते थे। लेकिन अब ये दिन गए, ये दिन लद गए। अब देखो संख्या ज़्यादा होने से अब कठिनाई स्तर आने लग गया, और अब संधि का ये अब ऊपर से प्रश्न नहीं आता, गहराई से आता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको गहराई से अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि ये हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, परीक्षा पास करने के लिए नहीं, बल्कि चयन के लिए। तो अब प्रश्नों का पैटर्न भी बदल गया। अब क्या दे रहा है वह, किस विकल्प में
संधि और विच्छेद सही नहीं है। यानी कि प्रश्न कितना दिख रहा है? एक। और कितने प्रश्न पूछ लिए उसने? 4 प्रश्न पूछ लिए। जो इतना बड़ा टॉपिक है हिंदी में, वो सारा का सारा एक प्रश्न में पूछ लिया। इस तरह के प्रश्न आते हैं। यानी कि ये दे दिया, वो दे देगा किस विकल्प में संधि और विच्छेद सही नहीं है। पहले तो क्या पूछता था? आसान। पर अभी कौन सा पैटर्न चल रहा है? ये पैटर्न चल रहा है। यानी कि ये अभी कहते हैं हम कितने से टॉपिक है और प्रश्न इतने कम है। अभी कहते हैं हम कितने से टॉपिक है और प्रश्न इतने कम है, जबकि एक ही प्रश्न में आपकी सारी संधि उसने कवर कर दी। ये गणधन ईश गणेश, ये लंबधन ऊधर लंबोधर। तो हमें हर चीज बंधु और डीपली पढ़नी है। ये दे दिया उसने मेघधन छादन, तो क्या हो जाएगा? मेघच्छादन हो जाएगा। एक विकल्प ऐसा रखेगा वह जिसमें हम कंफ्यूज हो जाएंगे। डी कोई नहीं, ये केवल यूं ही देता है जोड़ने के लिए, बच्चों को डराने के लिए देता है, कोई नहीं। अब इसमें देखिएगा आप कौन सा विकल्प नहीं है। और सारी संधि पूछ ली, ये स्वर संधि पूछ ली, स्वर संधि पूछ ली, कहीं से भी ये व्यंजन पूछ ली। पूरी संधि की जानकारी होनी चाहिए। एक प्रश्न में कितने पूछ लिए? 4 पूछ लिए। चाहता था वो पहले गणेश का विच्छेद करवा सकता था ये भी, लेकिन उसने दोनों का ज्ञान किस में जांच लिया? एक ही प्रश्न में जांच लिया। ये लंबधन उधर, यहाँ भी यही है लंबोदर। तो आपको देखो ध्यान से कौन सा गलत लग रहा है। और प्रतियोगी परीक्षा में या कोई सी भी परीक्षा हो, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जल्दी का काम शैतानी का। अब लंबधन उधर हम जानते हैं, लंबोदर गणेश जी को कहते हैं, पर गणेश जी का उधर लंब था क्या? लंब तो क्या होता है मित्रों? किसी भी त्रिभुज का लंब होता है, आधार होता है। ये लंब और ये आधार, तो लंब है। तो गणेश जी का पेट लंब नहीं था। उधर का मतलब पेट होता है, लंब। गणेश जी का पेट क्या था? लंबा था। तो ये यहां से ये गलत है। लेकिन हम जल्दबाजी में देखते हैं, लंबधन उधर लंबोदर कर देते हैं। मेघधन छादन देख रहे हैं, इसमें चका आ गया। ये क्या होना चाहिए था? मेघा छादन हो रहा था। और ये से करके इसमें चले जाते हैं, तो ये गलत हो जाता है मित्रों। तो ये आजकल एक ही प्रश्न में, एक ही पैटर्न में 4-4 प्रश्न पूछने लग जाता है। तो हमें हर चीज़ डीपली से पढ़नी पड़ेगी, हर चीज़ डीपली से देखनी पड़ेगी। अब स्वर संधि है। स्वर संधि में क्या है? मेल होगा। जाहिर सी बात है, स्वरों का मेल होगा। 2 स्वरों को जोड़ेंगे, जैसा परिभाषा में लिखा है। 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। और हमारे पास स्वर कितने हैं? 11। ये 11 स्वर है। अ आ ई उ री ए ओ औ। ये 11 स्वर। ये 11 स्वर में ये हमने 2-2 स्वर पास लिखे हैं मैंने, क्योंकि संधि में 2 स्वर काम आएंगे, इसलिए 2 स्वर लिखे। अब ये अ आ जोड़ के क्या बनता है मित्रों? आ। बड़ा आ हो जाता है। एक ही स्वर के 2 रूप। अ का दूसरा रूप क्या है? आ का दूसरा रूप क्या है? अ। एक ही स्वर के 2 रूप जब एक दूसरे के आगे पीछे आते हैं तो किस में बदल जाते हैं? बड़े, अपने दीर्घ रूप में बदल जाते हैं। अब ये हमने क्या किया? ये आ ई उ, यानी कि ये कौन से स्वर है? बड़े स्वर। और बड़े स्वर को क्या कहते हैं हम? दीर्घ स्वर। अब ये क्या बन जाएगी? दीर्घ संधि बन जाएगी। यानी कि संधि में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? दीर्घ संधि में, कोई सी भी संधि में ज्यादा जरूरी है पहचानना। हम कोई चीज को पहचानेंगे तभी तोड़ पाएंगे, तभी जोड़ पाएंगे। तो यहाँ हमने पहचान ली आ ई उ दीर्घ संधि है। अब यहाँ आऊ आ ई उ थोड़ा सा दीर्घ संधि में बात करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये आ, ये ई, ये उ, ये तीनों सिंबल बोलो, मात्रा बोलो या संकेत बोलो। ये तीनों संकेत में से कोई सा भी संकेत आ जाए तो वहां कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। जैसे ये आ की मात्रा है, जहां भी शब्द में आ जाए वहां कौन सी संभावना बन जाएगी? दीर्घ संधि की बन जाएगी। अब मैं आपको फिर जो मैंने पहले शब्द कहा था कि संधि शब्द शुद्धि में भी मदद करती है, संधि पर्यायवाची में भी मदद करती है। तो देखते कैसे मदद करती है। यह शब्द आया अभ्यारण्य। अब ये क्या हुआ? आ की मात्रा आई,
अब ये मित्रों आ की मात्रा आई तो यहां कौन सी संभावना बन जाती है? दीर्घ संधि की बन जाती है। अब ये आ किससे बना है? आ। अब यहां एक स्वर के दो रूप एक दूसरे के आगे पीछे आते हैं तो किस में बदल जाते हैं? दीर्घ रूप में। यानी कि ये आ किस में टूटेगा? आगे या तो आएगा या आएगा, पीछे आएगा या आएगा। अभी हमें देखना पड़ेगा क्या आएगा, क्योंकि हमें तो ये बता दिया गया है क्या होता है आ, और यहाँ जोड़ना नहीं देकर उल्टा कर दिया, तोड़ना दे दिया, विच्छेद करना दे दिया। और यही कठिन पॉइंट है, विच्छेद करना। जोड़ तो सब देते हैं, तो ये यहां से ही है। और ये किस में टूट जाएगा? अभय धन अरण्य। अरण्य का मतलब होता है वन और अभय का मतलब बिना भय, अभयारण्य। यानी कि यहाँ क्या हुआ? मिलकर क्या हो गया? आ हो गया। अब आपने ये मैंने अभयारण्य लिखा होगा तभी कुछ ने नोटिस कर लिया होगा कि अभयारण्य सर गलत लिख रहे हैं, गुरुजी ने अभयारण्य गलत लिख लिया, क्योंकि हमने तो ऐसा अभयारण्य देखा है, ऐसा अभयारण्य देखा है। अभयारण्य तो पीछे वाला देखा है, ज्यादातर किताबों में छाप रहे हैं, ये ऐसा ही पढ़ा है, ऐसा ही अंकित है, ऐसा ही प्रकाशित है। तो फिर ये अभयारण्य कैसे सही है? तो देखिएगा मित्रों, ये हमें संधि बताती है कि कौन सा शब्द सही है, कौन सा गलत है। अब आप देखिए, अभयारण्य थोड़ा सा जोर डालिएगा। अभयारण्य किसे कहते हैं? अभयारण्य किसे कहते हैं? अभयारण्य, अरण्य का मतलब वन या जंगल, और वन या जंगल तो कौन सा जंगल? अभय, बिना भय। यानी कि ऐसा जंगल जहां भय न हो वो है अभयारण्य। क्योंकि सरकार गवर्नमेंट क्या कर देती है, वहां मारना निषेध करती है। सलमान खान इसी प्रकरण में गया था, वहां शिकार करना अवैध था, उसने कर दिया। तो यहाँ जब जानवरों को क्या हो जाएगा? बिना भय, मौत का भय नहीं रह जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? अभयारण्य हो जाएगा। इसलिए अभयारण्य में पूरा भय सही है, क्योंकि शब्द इसका ही बैठता है अभेदन अरण्य। यानी कि जहाँ सरकार जानवरों को मारने की अनुमति नहीं देती, यानी कि जानवर कैसे रहे? वहाँ अभय रहे, बिना भय रहे। इसलिए ये सही है मित्रों, ये गलत है। और कालांतर में जैसे ये शब्द परीक्षाओं में आया, लोगों का ध्यान गया, और अब जीके वाले, साइंस वाले इस शब्द को अब धीरे धीरे शुद्ध करने लग गए हैं। पर हम हिंदी के विद्यार्थी हैं, इसलिए हमें जानकारी होनी चाहिए। तो संधि केवल संधि नहीं होगी, शब्द शुद्धि में भी मदद करेगी। अगर हमें संधि का ज्ञान होगा तो हम शब्द शुद्धि भी कर लेंगे। फिलहाल यहाँ हम चल रहे थे जहाँ ये तीनों मात्राएं आ जाएं, आ की मात्रा, ई की मात्रा, उ की मात्रा, वहां कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। ये दीर्घ संधि। आ, ई, उ तीनों मात्राएं जहां आ जाए वहां कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। अब आगे बढ़ते हैं, जहां तीनों मात्राओं में से कोई सी भी मात्रा आ जाए वहां दीर्घ संधि। और हम देख रहे हैं अभी केवल पहचान करना। फिर अ का मेल ई से कराया, आ का मेल ई से होता है, तो ये क्या होता है? ए। फिर आ का मेल किससे होता है? ओ से। अब आ अलग तरह के स्वर है, यानी कि यूं कह सकते हैं अलग जाति के स्वर है। ई अलग जाति के स्वर है। जब दो विभिन्न प्रकार की जातियां मिलती है तो नई जाति में क्या आ जाता है? नया गुण आ जाता है। इसलिए इस संधि को क्या कहा गया? गुण संधि कहा गया। यानी कि का मल ई से होगा तो वह क्या कहलाएगा? गुण संधि कहलाएगी। यानी कि ये गुण संधि, क्योंकि दो अलग अलग जातियां मिलेगी तो नई जाति में नया गुण आ जाएगा, तो गुण संधि। अब ये तो हुआ ये और री। अब इसकी पहचान क्या होगी? जहां भी ये तीनों स्वर आ जाए, ये तीनों आ जाए, ये री मिलके क्या बनाते हैं? अर बनाते हैं। ये री, यहां मैंने माफी चाहूंगा, री लिख दिया, यहाँ ये अर आएगा। ये तीनों आ जाए, ए ओ अर, वहां कौन सी संधि होगी? गुण संधि। अब बात कर लेते हैं, इसकी मात्रा तो ये, इसकी मात्रा ये, और ये अ नीचे, और र कहाँ जाएगा? आधा र ऊपर। जहां भी ये तीनों सिंबल दिखाई दे वहां कौन सी संधि? गुण संधि। यानी कि शब्द के ऊपर मात्राएं लगती है, तो जहां भी एक चोटी की मात्रा आ जाए मित्रों वहां कौन सी संधि होगी? गुण संधि। एक चोटी बोले तो जिसकी मात्रा है उसी में तोड़ देंगे। इसमें बस ये है, जैसे ये आया महोदय, तो कौन सी संधि? ओ की मात्रा है, गुण संधि। ये रावण की पत्नी मंदोदरी, कौन सी मात्रा? ओ की मात्रा, गुण संधि।
ये आया गणेश, जो अभी तोड़ा था, जिस शब्द का विच्छेद अभी किया था गणेश, किसकी मात्रा? एक की मात्रा। तो जहां भी एक चोटी की मात्रा आ जाए वहां कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। फिर इसके आगे चलते हैं। अभी हमारे पास 4 स्वर और बचे, यानी कि आ का मेल किससे कराया? ऐसे कराया तो स्वर बनेगा बड़ा ए, और ओ का मेल किससे कराया? औ से। तो क्या इसका आ का मेल ओ औ से कराएंगे तो क्या बनेगा? बड़ा। और ये क्या हो गया? ये हो गया वृद्धि संधि, क्योंकि हमने क्या किया? एक चोटी में क्या कर दी? 2 चोटियां कर दी। यानी कि जो गुण संधि में एक चोटी की मात्रा थी वहां 2 चोटी की मात्रा बना दी, यानी कि क्या कर दी? वृद्धि कर दी। तो वहां कौन सी संधि? वृद्धि संधि। तो अभी तक हमने कितनी संधियां पहचानना आ गया? 3 संधि। आगे देखेंगे फिर ये दीर्घ संधि। दीर्घ संधि कहाँ होगी मित्रों? फिर मैं रिकॉल कर रहा हूँ वापस, जहाँ ये तीनों मात्राओं में से कोई सी भी मात्रा आ जाए वहाँ दीर्घ संधि की संभावना बन जाती है। फिर गुण संधि। गुण संधि कहाँ होगी? जहाँ भी एक चोटी की मात्रा आ जाए वहाँ कौन सी संधि? गुण संधि। और टूटेगा काई में? जिससे जुड़कर बना है उसी में टूट जाएगा। ये आए और वृद्धि संधि, जहाँ 2 चोटी की मात्रा आ जाए। अब जहां तोड़ना तो जानते हो ना, तोड़ना किसे कहते हैं? कभी तोड़ना जोड़ना कंफ्यूजन चल रहा है समाज में, हम हिंदी को 2 पल में लेते हैं। जैसे मेरा हाथ टूटेगा, क्या होगा? हाथ टूटता है? हाथ टूटता नहीं है मित्रों, हाथ केवल अलग होता है। अगर टूटता तो जुड़ता, टूटता तो जुड़ता। जैसे हमसे कहा जाए ये बोर्ड अगर कहीं से भी बीच में से टूटे तो ये क्या कहलाएगा? टूटना कहलाएगा। लेकिन ये जहां से ज्वाइंट है वहां से इसको निकाला जाए तो ये क्या कहलाएगा? टूटना नहीं कहलाएगा, अलग होना कहलाएगा। उसी तरह मेरा हाथ भी कहां से अलग होगा? जहां से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हाथ अलग होता है, टूटता नहीं है। अगर टूटता तो टाके लगाते। लेकिन हम यही बोल रहे समाज में, पर यहाँ भी यही बात है। यहाँ जहाँ से अलग हो जाएगा, जहाँ जिसकी मात्रा आ जाए वहाँ से शब्द अलग हो जाएगा और वहाँ से तोड़ दो। जैसे ये हमने दीर्घ संधि में लिया, ये हरीश लिया। अब ये कहाँ से टूटेगा? शब्द यहाँ से टूटेगा, बड़ी ई से। अब बड़ी ई कहीं से बनी है? ये धन ई से। तो जहाँ ये धन ई आ जाएगा, कोई सा भी देख लो, जहाँ जहाँ जोड़े वहाँ से तोड़ दो, जहाँ जोड़े वहाँ से अलग होगा। और ये तीनों सिंबल में से दिखाई दे, फिर दीर्घ संधि तीनों मात्राएं आ जाए तो ये हो जाएगा आ ई उ, यानी कि दीर्घ संधि। फिर ये हो जाएगा गुण संधि। अब आगे स्वर संधि के मित्रों 5 भेद है, ये अभी केवल 3 भेद कवर हुए हैं हमसे। ये अभी हमने केवल 3 भेद लिए हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। 2 भेद और है और उनको कैसे नाम दिया गया, ये सारे स्वर यहाँ खत्म हो गए। देखो आप, अब मानवीकरण कर रहा हूं मैं, निर्जीव चीजों का मानवीकरण कर रहा हूं केवल समझने के लिए। ये देखो आप, दीर्घ संधि में भी काम आ रहा है, गुण संधि में भी आ रहा है, वृद्धि संधि में भी आ रहा है। तो ये ई, ये स्वर 2 स्वर और रे, ये 3 स्वर हमारी पूरी वर्णमाला में स्त्रीलिंग है, बाकी सारे पुल्लिंग है। तो जैसे ही ये ने देखा कि हर संधि में काम आ रहा है, इसलिए इसका भाव ज्यादा आ गए, इसलिए मैं अलग संधि बनाऊंगी। तो इस ई ने किससे बात की? री से, क्योंकि दोनों स्त्रीलिंग है। ई ने री से बात की तो इन्होंने अलग संधि की घोषणा कर दी, पर बीच में क्या पड़ रहा था? ऊ। तो इन्होंने ऊ को भी अपने साथ मिला लिया, यानी कि क्या हुआ? ये ऊ और ये री, ये 3 स्वर। अब इन्होंने नियम क्या बनाए? यहाँ तो इन सीधा सा नियम है, आ के बाद ई आए तो ये बन जाएगा। अब यहाँ क्या नियम बनाया इन्होंने कि ई ऊ री। अब ई कह रही थी कि मुझे आ से चिढ़ है, आ नहीं आना चाहिए, क्या आने चाहिए? असमान स्वर, यानी कि कोई सा भी स्वर आ जाए, ई के बाद कोई सा भी स्वर आ जाए, ई के बाद कोई सा भी स्वर आ जाए तो बनेगा क्या? ये। ऊ के बाद कोई सा भी स्वर आ जाए तो व, और री के बाद कोई सा भी स्वर आ जाए तो आधा र बन जाएगा। ये
हलंत का निशान है, इसका मतलब होता है आधा, यानी कि क्या बनेगा, ए वर आधा बन जाएगा। अब यहाँ ई के बाद कितने असमान स्वर हो गए, यानी कि ई के बाद कितने असमान स्वर आ सकते हैं, दो ये है, बाकी कितने बचे, टोटल 11 है, 11 में से 2 गए तो 9। ई के बाद कोई से भी 9 स्वरों में से कोई सा भी स्वर आ जाए, जैसे ये आ गया अभिधनागत, तो कौन सी संधि है, यण संधि। 9 स्वरों में से ई के बाद कोई सा भी स्वर आए, ऊ के बाद कोई से भी 9 स्वर आए, और री के बाद, ध्यान दीजिए, री के बाद कितने असमान स्वर, 10, तो री के बाद कोई सा भी असमान स्वर आ जाए, क्या बन जाएगा, र बन जाएगा, और इस संधि को कहेंगे हम यण संधि। ये के नाम पे क्या पड़ा, यण संधि। हालांकि इसमें भी डीपली है, इसमें भी और डीपली जाएंगे, क्योंकि ये जहाँ से ये उच्चारित होता है तालु से, वहाँ से ये उच्चारित होता है, लेकिन आपके स्तर पे ये काफ़ी आगे की बात है, इसलिए यहाँ नहीं जाएंगे। अब कितने स्वर हो गए, ये हो गए, अब बचे कितने, 4। तो इन्होंने देखा आने कि ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने अलग संधि को बना ली, तो ये छोटे जो बच्चे हैं ए, ये पीछे के 4 स्वर, ये भी अलग, जो बच्चे हैं ए, ये पीछे के 4 स्वर, ये भी अलग संधि बना लेंगे। इसलिए हमारी इज्जत किस में है, हम पहले ही जाके इनसे कह दे कि भैया वो तुम भी अलग संधि बना लो, तो ये तो बैठे ही तैयार थे बनाने के लिए। जैसे ही इसको मिला तो इन्होंने भी नई संधि बना ली। अब ये आप ध्यान से देखो किससे मिलकर बना है, और ये से, तो ये अ को भी नाराज नहीं करना चाहते थे, ई को भी, तो नियम ले लिया कि किस, कौन सा, ये वाला असमान स्वर, असमान स्वर, इसका क्या बन जाएगा, ए के बाद असमान स्वर आ जाए तो क्या बनेगा, आए, और कितने असमान स्वर आ सकते हैं, 11 में से 1 गया तो 10, ये के बाद ये नहीं आना चाहिए, कोई सा भी आए तो क्या बन जाएगा, आए, इसका आए बन जाएगा, इसका आओ बन जाएगा, इसका आओ बन जाएगा। ये हमारी, ये आय के नाम पे इस संधि का नाम किया गया अयादि संधि, यानी कि हमारी जो संधि है वह कितने भागों में बटी हुई है, 5 भागों में। यानी कि स्वर संधि का पहला भेद दीर्घ संधि, फिर दूसरा भेद दीर्घ संधि कहाँ होगी, यहाँ होगी, फिर दूसरा भेद गुण संधि, गुण संधि कहाँ होगी, जहाँ एक चोटी की मात्रा है, फिर वृद्धि संधि तीसरा भेद, और फिर चौथा भेद यण संधि, फिर 5वां भेद अयादि संधि। तो ये थी हमारे स्वर संधि के 5 भेद। अब ये पहचानना आ गया होगा, नहीं आया होगा तो अब हम इनको एक एक को पढ़ेंगे मित्रों। तो थैंक यू, धन्यवाद। अब कल देखेंगे, अगली क्लास में हम दीर्घ संधि के बारे में।